मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से आप सबका अभिवादन करता हूं। आज हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र का एक अध्ययन के विषय के रूप में विकास किस प्रकार हुआ है। शिक्षण के माध्यम और एक आधुनिक विषय के रूप में राजनीति शास्त्र को विकसित करने का कार्य ब्रिटिश एवं अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने आरंभ किया था। अमेरिका में राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र अस्तित्व एक उदारवादी जर्मन शरणार्थी फ्रांसिस लाइबर के प्रयत्नों से आरंभ हुआ था, जिसने 1857 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति एवं इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना आरंभ किया था। यह वह काल था जब राजनीति शास्त्र के विषय वस्तु में इतिहास की सामग्री का प्रभाव सबसे अधिक था और ऐतिहासिक दृष्टिकोण की राजनीति शास्त्र में प्रधानता थी। 1880 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में ही राजनीति विज्ञान विभाग की पृथक रूप से स्थापना की गई और जॉन बर्गेस नामक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो विधि शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए थे। फलतः बर्गेस की अध्यक्षता में राजनीति विज्ञान में कानूनी एवं संस्थात्मक अध्ययन का प्रभाव सम्मिलित होता चला गया। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि तत्कालीन समय में अमेरिकी राजनीति विज्ञान पर इतिहास और कानून का प्रभाव जिस रूप में था, वह राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र के बहुत नज़दीक बनाए रखी हुई थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसी नज़रिए को, इसी दृष्टिकोण को हम लोग राजनीति शास्त्र में नॉर्मेटिव अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। खैर, हमें यहाँ यह भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि इस अवधि में कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिखा गया। इस लिहाज से थियोडोर ड्वाइट वुल्सी ने पॉलिटिकल साइंस नाम से एक किताब लिखी, जो 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और वुडरो विल्सन, जिनके बारे में आपको पता है कि यह अमेरिका में राष्ट्रपति भी चुने गए थे, उन्होंने भी एक किताब लिखी जिसका नाम था पॉलिटिकल साइंस एंड कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यह 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अमेरिका में राजनीति विज्ञान के विकास क्रम में 1903 में एक युगांतकारी घटना तब घटित हुई जब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई। इस संस्था ने न केवल अमेरिका में बल्कि संपूर्ण विश्व में राजनीति विज्ञान को विशिष्ट स्थान दिलाने का काम किया। इसी संस्था के द्वारा 1906 ईस्वी से अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू का प्रकाशन किया जा रहा है, और जो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी भी यह पत्रिका राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक प्रतिष्ठापरक पत्रिकाओं में सम्मिलित है। राजनीति शास्त्र में व्यवस्थावादी और व्यवहारवादी क्रांति लाने का श्रेय भी इसी संस्था को प्राप्त है। व्यवस्थावादी एवं व्यवहारवादी क्रांति की परिचर्चा से पूर्व हम कुछ उन बातों को समझना आवश्यक समझते हैं जो राजनीति शास्त्र में इतिहासवादी, कानूनी और संस्थात्मक दृष्टि आधारित विवेचनों के साथ विकसित हो रही थी। इस क्रम में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1900 में प्रसिद्ध राजनीति वैज्ञानिक लॉरेंस लॉवेल की नियुक्ति से एक नया आयाम जुड़ा, जिन्होंने सरकार के अध्ययन पर विशेष बल दिया। लॉवेल के प्रयासों से ही हार्वर्ड में सरकार के व्यावहारिक अध्ययन का सूत्रपात हुआ और सरकार के अध्ययन को इतिहास के प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास यहीं से आरंभ हुआ। मतलब इसका यह हुआ कि हम यह समझ सकते हैं कि 1906 से ही लगभग यह चिंता आरंभ हो गई थी कि राजनीति शास्त्र का जो नज़रिया है और जिसे नॉर्मेटिव अप्रोच कहते हैं, उसमें कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार 1906 ईस्वी में एमोस हर्शी के प्रयासों से इंडियाना विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान इतिहास के प्रभावों से मुक्त हुआ और धीरे धीरे यह प्रवृत्ति अन्य अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विकसित होती गई। 1909 ईस्वी में लॉवेल
अमेरिकी राजनीति विज्ञान महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स शीर्षक के अंतर्गत अपने अध्यक्षीय भाषण में इस बात पर जोर दिया कि राजनीति वैज्ञानिकों को न केवल कानूनी एवं संस्थात्मक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए, बल्कि इसका भी अध्ययन करना चाहिए कि संस्थाएं वास्तव में क्या करती हैं और उनसे क्या करने की उम्मीद की जानी चाहिए। लावेल ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि राजनीति के अध्ययन को सर्वांगीण एवं सुसंगत बनाने के लिए राजनीति वैज्ञानिकों को सरकारी संस्थाओं के अध्ययन से आगे बढ़कर सभी तरह के संघों, समुदायों और संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। इसी अभिभाषण में लावेल ने राजनीति शास्त्र में सांख्यिकी के प्रयोग पर बल दिया ताकि नए तथ्यों का अन्वेषण किया जा सके और नवीन स्रोतों से प्राप्त सामग्री का सत्यापन किया जा सके। वस्तुतः लावेल के इस अभिभाषण में व्यवहारवाद के आगमन की पूर्व सूचना मिल जाती है और व्यवहारवादियों के द्वारा कल्पित कार्यात्मवाद, जिसे फंक्शनलिज्म कहते हैं, के आरंभिक तत्व भी उपलब्ध हो जाते हैं। लावेल के प्रयासों एवं चिंतन को 1910 में निर्वाचित अमेरिकी राजनीति विज्ञान महासंघ के अध्यक्ष राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने भी आगे बढ़ाया। विल्सन का अनुरोध था कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मूल उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों के उद्गम के यथार्थ एवं उसके प्रयोग और प्रभाव की वास्तविकता को समझने का प्रयास होना चाहिए। राजनीति शास्त्र को कानूनी, संस्थात्मक और इतिहासवादी उपागमों से बाहर निकालने का जो प्रयास लावेल और विल्सन ने प्रारंभ किया था, उसको पूर्णता तक पहुंचाने का कार्य चार्ल्स मेरियम ने किया। 1921 ईस्वी में चार्ल्स मेरियम अमेरिकी राजनीति विज्ञान महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस शीर्षक से के अंतर्गत अपने अभिभाषण में उन्होंने वैज्ञानिक प्रणाली एवं दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान की परिपक्वता के लिए आवश्यक बताया। चार्ल्स मेरियम ने न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और पॉलिटिकल पावर, जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इन दो ग्रंथों के माध्यम से भी मानव जीवन के दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पद्धति के समावेश पर जोर दिया। मेरियम के प्रयासों और उसके बौद्धिक प्रभाव का अमेरिकी राजनीति विज्ञान महासंघ पर और उसके क्रियाकलापों पर व्यापक असर पड़ा, जिसने कालांतर में राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। प्रारंभ में मेरियम के सहयोगी रह चुके मुनरो तथा कैटलिन ने भी अमेरिका में और विशेषकर राजनीति शास्त्र के वर्तमान स्वरूप को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस मुनरो का मैंने यहाँ उल्लेख किया है, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, विशेषकर तब जब आप अमेरिका के संविधान को पढ़ रहे होते हैं। वे अमेरिकी संविधान के एक बड़े विशेषज्ञ भी माने जाते रहे हैं। खैर, इस बात को छोड़कर आगे आइए, अपने विषय पर मैं वापस आता हूँ। कैटलिन ने 1927 ईस्वी में साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक में कैटलिन ने अर्थशास्त्र के आधार पर राजनीति विज्ञान की एक सैद्धांतिक संरचना स्थापित करने का प्रयास किया और राजनीतिक जगत को शक्ति के क्रय विक्रय का बाजार घोषित किया। 1928 में मुनरो अमेरिकी राजनीति विज्ञान महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स एन ओल्ड एनोलॉजी रिविजिटेड शीर्षक से उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान को नए भौतिक विज्ञान से सादृश्यता के आधार पर तथ्यों को उधार लेना चाहिए
और उन अपेक्षित वास्तविकताओं का भी पता लगाना चाहिए जिनसे मानव प्रेरित और नियंत्रित होता है। एक बात हम यदि यहाँ समझ लें तो आगे चलकर वह हमारे लिए अधिक उपयोगी साबित होगा, और वह बात यह है कि यह एक ऐसी घड़ी थी, एक ऐसा चरण था जब प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति की ओर राजनीति शास्त्र का रुझान पहली बार बहुत स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। अमेरिकी राजनीति विज्ञान के विकास क्रम में मुनरो और कैटलिन के प्रयासों को तत्काल तो उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि भौतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र की भांति राजनीति विज्ञान में उस समय तक माप मतलब मेजरमेंट की ऐसी प्रणालियां विकसित नहीं हो पाई थीं जिनसे मानवीय व्यवहार को किसी गणितीय इकाई की तरह व्यक्त किया जा सके। फिर भी कुछ अपवादों को छोड़कर 1940 ईस्वी तक ऐसे अनेक ग्रंथों को लिखा गया जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करने का दावा किया गया था। इन ग्रंथों में से जो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसके बारे में आप सुने भी होंगे, उनको एक बार आपकी ही सुविधा के लिए मैं दोहरा लेना आवश्यक समझता हूँ। ऐसे ग्रंथों में हैरोल्ड लॉसवेल की साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स 1930 और हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ 1936 तथा पीटर ऑडिगार्ड की प्रेशर पॉलिटिक्स द स्टडी ऑफ एंटी सैल्यून लीग 1928, हैरिंग पेल्डंगटन की ग्रुप रिप्रेजेंटेशन बिफोर कांग्रेस 1929 प्रमुख हैं। अमेरिकी राजनीति विज्ञान की परंपरा में विज्ञानवाद की जो परंपरा विकसित हो रही थी, वही महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी क्रांति के रूप में और भी उत्कृष्ट रूप से सामने आई। व्यवहारवाद की प्रकृति, परिभाषा और उद्देश्य को लेकर राजनीति वैज्ञानिकों में मतभेद है। व्यवहारवाद के अधिकांश समर्थकों ने इसके आरंभिक बीज को फ्रायड के आत्मपरक मनोविज्ञान के विरुद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वाटसन के व्यवहारवादी मनोविज्ञान में खोजने का प्रयास किया है। वाटसन के अनुसार फ्रायड ने मनुष्य के स्वप्न तथा आत्मपरक भावनाओं के आधार पर मानव के मनोवैज्ञानिक गहराइयों का पता लगाने का जो प्रयास किया है वह व्यर्थ है। वाटसन और उसके समर्थकों ने मानव व्यवहार को समझने के लिए उद्दीपन प्रतिक्रिया पद्धति पर विशेष रूप से जोर दिया और कहा कि मनुष्य तभी कुछ करता है जब उसके समक्ष कुछ करने के लिए उत्तेजना प्रस्तुत होती है। किंतु यथार्थतः राजनीतिक व्यवहारवाद फ्रायड एवं वाटसन के मनोविज्ञान संबंधी सिद्धांतों के साथ वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद का एक मिला जुला रूप है, और यह सभी मिलकर राजनीति विज्ञान के लिए एक ऐसे व्यवहारवाद को बनाते हैं जिसमें व्यवहारवाद कुछ संकीर्ण हो जाता है। और यह संकीर्णता क्या है? इस संबंध में हिंद युलाऊ का एक कथन पहले मैं बता लूं, उसके बाद इस पर कुछ स्पष्टीकरण देने का प्रयास करता हूं। हिंद युलाऊ कहते हैं कि राजनीतिक व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीतिक पर्यावरण, संस्थाओं, कानूनों, दृष्टिकोणों तथा संस्कृति के संदर्भ में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण करना है। अब उस बात पर लौट कर आइए जिसके बारे में मैंने कहा था कि व्यवहारवाद के संदर्भ में कुछ चीज़ों को समझ लेना, उनको स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। वह बात यह है
कि कार्नेगी, रॉकफेलर, फोर्ड जैसी जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं ने राजनीति शास्त्र में ही नहीं बल्कि अन्य समाज विज्ञान में, मानविकी में व्यवहारवादी नज़रिए को प्रेरित करने के लिए, विकसित करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा करने से उन संस्थाओं को क्या लाभ होने जा रहा था। वास्तव में ऐसा करके कार्नेगी, रॉकफेलर, फोर्ड जैसी संस्थाएं जो पूंजीवाद का, आधुनिकतावाद का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे यह चाह रही थीं कि एक ऐसा मनोविज्ञान समाज में विकसित हो जिसमें मनुष्य वर्तमान को ही सब कुछ मान ले और एक ऐसा मूल्यबोध समाज में विकसित हो जिस मूल्यबोध के अंतर्गत एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित हो जिसमें उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया जा सके। अब आप समझ सकते हैं कि यह जो प्रयास व्यवहारवाद को विकसित करने का हो रहा था, उसका लक्ष्य सिर्फ यह नहीं था कि राजनीति शास्त्र को या समाज विज्ञान को एक ऐसा नज़रिया दिया जाए जिसके द्वारा वह वास्तविकता को वैज्ञानिक तरीके से समझ सके। यह तो था ही, लेकिन इसके पीछे यह भी उद्देश्य था कि एक नए प्रकार का ज्ञान विकसित किया जाए और वह ज्ञान ऐसा हो जो पुरानी परिपाटी के समाज और उसके मूल्यों को वहाँ तक नष्ट कर दे जहाँ तक वह उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने में साधक नहीं बन पाता है। चलिए इस बात को अभी यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद की जब हम बात करें और उसमें डेविड स्टन की बात न करें तो यह एक अधूरा सा विश्लेषण बनकर रह जाता है। व्यवहारवादियों के दृष्टिकोणों एवं पद्धतियों का वर्तमान समय तक प्रयोग करते हुए अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों ने ऐसे अनेक व्यापक तथा आंशिक सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास किया है जिससे वे ज्ञात राजनीतिक घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या का दावा करते हैं। यद्यपि आज भी राजनीति विज्ञान में भौतिक विज्ञान की तरह अत्यंत व्यापक आधार वाले सापेक्षता सिद्धांत की तरह कोई भी सिद्धांत स्थापित नहीं हो पाया है, फिर भी डेविड स्टन, ग्रेबियल आमंड और कॉलडैच के सिस्टम थ्योरी, ट्रूमैन और अर्लैथम का ग्रुप थ्योरी एवं मार्टिन सुबिक का गेम थ्योरी ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने व्यापक सिद्धांत बनने की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास किया है। आज के समय में डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत ने राजनीति शास्त्र में अद्वितीय भूमिका ग्रहण कर लिया है। यद्यपि व्यवस्था सिद्धांत को राजनीति शास्त्र में तब अपनाया गया जब इसका एक प्रतिरूप संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को समाजशास्त्र से बाहर निकालने की पहल शुरू हो चुकी थी, किंतु डेविड स्टन ने व्यवस्था सिद्धांत को समाजशास्त्र से यथावत ग्रहण करने के बजाय एक स्वतंत्र तथा व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में विकसित किया। व्यवहारवादियों में अग्रणी डेविड स्टन ने व्यवस्था सिद्धांत, जिसे प्रायः आगत निर्गत उपागम भी कहा जाता है, के द्वारा राजनीति विज्ञान की समझ विकसित करने में क्रांतिकारी योगदान दिया। अमेरिकी राजनीति विज्ञान के विकास क्रम में यही वह पड़ाव है जहां से राज्य जैसी अमूर्त संस्था के अध्ययन के स्थान पर राज व्यवस्था के अध्ययन का सूत्रपात हुआ। डेविड स्टन ने राजनीतिक जीवन के संबंध में कहा कि यह उस राजनैतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो पर्यावरण से लगातार प्रभावित होता रहता है और स्वयं पर्यावरण को प्रभावित करता है, व्यवहार की एक प्रक्रिया है। डेविड स्टन ने गार्नर, गैटेल और मैकाइवर जैसे विचारकों द्वारा प्रस्तुत राज्य के वैधानिक अवधारणा को अनुपयोगी बताया है।
वस्तुतः व्यवहारवादियों से पूर्व परंपरागत राजनीति शास्त्र में जो कुछ भी था उसका प्रतिनिधित्व गार्नर का यह कथन करता है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। इस वर्ग के विचारकों ने राज्य को प्रायः 4 तत्वों, जैसा आप जानते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता से युक्त एक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया है। डेविड स्टन ने गार्नर की परिभाषा के संदर्भ में आलोचनात्मक दृष्टि से कहा है कि यह अति सरलीकृत होते हुए भी यथार्थतः भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि जिस रूप में यह राज्य का मूर्तिकरण करना चाहता है, मतलब जिस प्रकार से यह प्रस्तुत करना चाहता है अवधारणात्मक रूप से, उसमें राज्य का अनुमान करना भी कठिन हो जाता है। स्टन का आक्षेप है कि गार्नर जैसे विद्वानों ने जिस राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है वह वकीलों एवं न्यायविदों की दृष्टि में तो उपयोगी हो सकता है, किंतु इससे राजनीतिक जीवन, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक गतिविधि आदि के संदर्भ में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता है। जबकि वास्तव में राजनीति एक ऐसी व्यापक एवं सतत प्रक्रिया है जो समाज के सभी क्षेत्रों में व्यक्त होती है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक प्रक्रिया के यथार्थ को समझने के लिए राज्य की अवधारणा को संपूर्ण रूप से अस्वीकार कर देने की जरूरत है। स्टन ने राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया है और व्यवस्था को सदस्यों के समूह के रूप में नहीं बल्कि प्रक्रियाओं के संकलन के रूप में प्रस्तुत किया है। राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए स्टन ने कहा है कि यह किसी भी समाज में अंतःक्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बाध्यकारी अथवा आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं। स्टन ने संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया को अध्ययन का विषय बनाने का प्रयास किया है और उनकी पुस्तक जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई, हम सब लोग उसका नाम जानते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद डेविड स्टन के विचारों का खंडन करना या उनका समर्थन करना दुनिया भर में एक फैशन जैसा बन गया। फिर भी इतना तो है कि स्टन के व्यवस्था सिद्धांत में प्रक्रिया का केंद्रक व्यक्ति उपस्थित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेविड स्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है उसमें जो विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह व्यक्ति अनुपस्थित है। ऐसा जब मैं कह रहा हूँ तो इसका आशय यह है कि डेविड स्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है वह व्यक्ति के अध्ययन की गुंजाइश प्रायः नहीं रखता है, बल्कि वह राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में जो बड़ी इकाइयां हैं उनके अध्ययन तक अपने को सीमित कर लेता है। राजनीति शास्त्र के विकास क्रम में व्यवहारवाद और व्यवस्था सिद्धांत ने निश्चय ही क्रांतिकारी योगदान दिया है, किंतु जिस रूप में राजनीति शास्त्र ने इसे आगे बढ़ाया वह पुनः आलोचना के केंद्र में आ गया। व्यवहारवादियों के विरुद्ध आलोचना के जो स्वर हैं उनमें यहाँ मतलब हमारी बातचीत में स्वतः व्यवहारवादियों के प्रतिक्रिया का भी कुछ संकेत हो जाना आवश्यक है। व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक बनाने की होड़ में उपकरणों, तथ्यों, अनुसंधान की प्रविधियों, तकनीकी आदि पर इतना जोर देना आरंभ कर दिया था कि वे समाज में व्याप्त असंतोष और संकट के संदर्भ से अनजान हो गए थे। ऐसी ही स्थिति में डेविड स्टन ने, जो कि एक समय व्यवहारवाद के उन्नायक थे, उन्होंने ही 1969 ईस्वी में
अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें बैठक में जो अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया, उसमें व्यवहारवाद के विरुद्ध व्यवहारवादियों की प्रतिक्रिया के रूप में उत्तर व्यवहारवाद का शंखनाद किया। और इस भाषण में उन्होंने व्यवहारवादियों के तकनीक प्रियता एवं मूल्य निरपेक्षता का घोर विरोध किया। इस अभिभाषण में ईस्टन ने व्यवहारवाद का एक परवर्ती स्वरूप, जिसे हम उत्तर व्यवहारवाद कह रहे हैं, का जो शंखनाद किया था, उसमें उन्होंने दो तत्वों पर विशेष रूप से बल दिया, जिसमें एक था क्रियानिष्ठा और दूसरी थी प्रासंगिकता, मतलब रेलिवेंस और एक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि डेविड ईस्टन यह कह रहे हैं कि समाज वैज्ञानिकों को, राजनीति शास्त्रियों को उन विषयों का अध्ययन करना चाहिए जो प्रासंगिक हैं, और उनका कार्य सिर्फ अध्ययन तक ही नहीं सीमित होना चाहिए, बल्कि उनका कार्य इससे आगे बढ़कर, जिसे वो एक्शन कह रहे हैं, मतलब बौद्धिक लोगों को सामाजिक दायित्व में भी अपने को समायोजित करना चाहिए। सामान्यतः हमारे विद्यार्थी उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के विशेषताओं को पढ़ते हैं। यद्यपि मैं उन विषयों की चर्चा यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ, फिर भी उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में जो एक विशेषता है, उसका जिक्र कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको समझ लेने पर हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की राजनीति को समझ जाएंगे। मतलब जिस तरीके से यह दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं, उनके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, यह हमको समझ में आ जाएगी। और डेविड ईस्टन का जो उत्तर व्यवहारवाद है, वह सामाजिक संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थाओं के राजनीतिकरण की डिमांड करता है। आप समझ रहे हैं डेविड ईस्टन इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? डेविड ईस्टन इसके माध्यम से सत्ता के समक्ष, सत्ता के नीतियों के अनुकूलन के क्रम में सामाजिक संस्थाओं को और व्यावसायिक संस्थाओं को उपस्थित रहने का संदर्भ उपस्थित कर रहे हैं। हालांकि डेविड ईस्टन के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि जब समाज का पुनर्विन्यास हो रहा हो, मतलब सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी रिफ्रेम हो रही हो, तब यह ज़रूरी होता है कि सामाजिक संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाएं सरकार के साथ खड़ी रहें। बेशक इससे तो किसी को कोई विरोध नहीं हो सकता है, लेकिन जब यही डिमांड सरकार हर समय करने लग जाए तो यह एक चुनौती बन जाती है। दुनिया में यह अनेक अवसर पर एक चुनौती के रूप में उपस्थित हुई है। हमारे समकालीन भारत में और इसके पहले भी यह बात अनेक रूप में हमारे सामने आती रही है, जहां यह बताने का प्रयास किया जाता रहा है कि सामाजिक संस्थाएं और व्यावसायिक संस्थाएं सरकार का साथ नहीं दे रही हैं, जिसके कारण सरकार अपनी नीतियों को कुशलतापूर्वक लागू नहीं कर पा रही है। परंतु इसका एक जो दूसरा संदर्भ है, उसको भी समझ लेना यहाँ आवश्यक है। आप जानते हैं कि अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में यदि सरकारों के बदलने के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं और व्यावसायिक संस्थाओं की निष्ठाएं भी बदलती रहेंगी, तो फिर संविधान क्या है, संविधान की ज़रूरत क्या है, संविधानवाद की रक्षा कैसे हो पाएगी? इसीलिए यह एक बहुत ही नाजुक बिंदु है। सामान्यतः हमारे विद्यार्थी इस विषय पर इतनी गहराई से नहीं सोचते हैं, परंतु इस पर सोचा जाना आवश्यक है। आइए आगे चलते हैं।
डेविड स्टर्न ने जो व्यवहारवाद की आलोचना की है, उसके अतिरिक्त परंपरावादियों ने भी अलग अलग तर्कों के आधार पर व्यवहारवाद की आलोचना और समीक्षा किया है। लियो स्ट्रॉस ने व्यवहारवाद को वस्तुवाद की एक अतिवादी शाखा मानकर व्यवहारवाद द्वारा किए गए प्रयासों को राजनीति शास्त्र में मूल्य विहीनता को समाविष्ट करने के नाम पर बहिष्कृत कर देने का सुझाव दिया है। एरिक वॉगलिन ने संकीर्ण मनोवृत्ति का आक्षेप लगाते हुए व्यवहारवाद के ऐतिहासिक विकास क्रम में उसमें मनुष्य के अनुभवात्मक ज्ञान को न समझ पाने के कारण व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को अस्वीकार करने का सुझाव रखा है। मार्क्सवादी और विशेषकर नव वामपंथी दृष्टिकोण से भी व्यवहारवाद की आलोचना की गई है। इस संदर्भ में मार्क्यूज के विचार उल्लेखनीय हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज ने व्यवहारवाद की इस आधार पर आलोचना की है कि यह सभी प्रकार के मूल्यों को सहन करने योग्य मान लेता है और इससे समाज में दमनात्मक सहनशीलता को बढ़ावा मिलता है। मार्क्यूज कहते हैं कि व्यवहारवादी शिक्षा विद्यार्थियों में शांति या परिवर्तन के प्रति निराशा या उदासीनता उत्पन्न कर देती है। अस्तित्ववादी प्रत्यक्ष ज्ञानवाद के आधार पर भी व्यवहारवाद की आलोचना की गई है और इस संदर्भ में मर्विन सुरकिन के तर्क का उल्लेख किया जाना उचित लगता है। सुरकिन के अनुसार व्यवहारवादी बुद्धिसम्मत ज्ञान और अनुभूत ज्ञान में अंतर नहीं कर पाते हैं। सुरकिन का यह भी कहना है कि व्यवहारवादी वस्तुनिष्ठता का ग्रहण आत्मपरकता एवं मूल्य परकता से बचने के लिए करते हैं, किंतु इस प्रयास में वे मनुष्य के अस्तित्व से संबंधित वास्तविकताओं को समझने में असफल हो जाते हैं। सूत्र रूप में जो बात यहाँ कही गई है उसका तात्पर्य यह है कि जब तकनीकी तत्वों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा मनुष्य को समझने का प्रयास किया जाता है तो वास्तव में मनुष्य का जो मनुष्यत्व है वह समझने के टूल से बाहर रह जाता है, क्योंकि मनुष्य के अस्तित्व संबंधी वास्तविकताओं का ज्ञान मात्र पर्यवेक्षणीय व्यवहार के द्वारा होना संभव नहीं है। वस्तुतः अब तक अमेरिका में जिस प्रकार के राजनीति शास्त्र का विकास होता जा रहा है और जिसकी एक पृष्ठभूमि हमने यहाँ प्रस्तुत की है, वह संपूर्ण राजनीति शास्त्र के उस तस्वीर या स्वर को प्रकट नहीं करता है जो पिछली शताब्दी में पूरे ग्लोब पर सामने आया है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र का अध्ययन अन्य सामाजिक विषयों के साथ 16वीं शताब्दी से ही स्कॉटलैंड के विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो गया था। ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में प्रायः राजनीति शास्त्र के अध्ययन में दर्शन, कानून एवं इतिहास का प्रभाव बहुत लंबे काल तक रहा है, किंतु पिछली शताब्दी के 6वें दशक तक ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम में भी अमेरिकी व्यवहारवाद का बहुत स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ने लगा था। यद्यपि आज बड़े पैमाने पर यह स्वीकार कर लिया गया है कि आधुनिक राजनीति शास्त्र का जन्म अमेरिका में ही हुआ, किंतु अंग्रेज विचारक वॉल्टर बेजहॉट की द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1865 ईस्वी में लिखी गई, को सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो बेजहॉट ही आधुनिक काल में सर्वप्रथम सामाजिक परिस्थितियों का संस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने वाले प्रथम विचारक दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार एक और अंग्रेज विचारक ग्राहम वालास ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहारों के पीछे उसके मनोवैज्ञानिक आधार को खोजने का प्रयास किया था। इन सब के और विगत शताब्दी में जो थोड़ा या अधिक
रूप से कम पिछली शताब्दी के 7वें दशक तक जो मार्क्सवादी विचारधारा के सशक्त चिंतन और सशक्त स्वरूप का प्रभाव था, वह राजनीति शास्त्र में भी दुनिया भर में दिखाई पड़ता है। यद्यपि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद अनेक दृष्टि से आलोचना के केंद्र में खड़े हैं, किंतु आज जिस पूंजीवाद के विजय के, उदारवाद के विजय के युग में हम सब रह रहे हैं, उसमें राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए जो मार्क्सवादी तरीका है, मार्क्सवादी विचारधारा है, उसको पीछे ढकेल देने में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब आपको यह आश्चर्य लग सकता है कि आज की दुनिया में जो वामपंथ का विरोध करने वाले विचारक हैं, वे आज व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का भी विरोध करने लगे हैं, बिना यह जाने कि यह वे सैद्धांतिक संदर्भ थे जिन्होंने मार्क्सवाद को पीछे ले जाने में, उदारवादी अध्ययन पद्धति को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया था। खैर, समग्र रूप से देखा जाए तो अमेरिकी और ब्रिटिश विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र के संपूर्ण यूरोपीय और उदारवादी राजनीति शास्त्र का जो चरित्र है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐतिहासिक रूप से पुनर्जागरण, धर्म सुधार और औद्योगिक क्रांति की एक पक्षीय चेतना को लेकर यह सब आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे हैं। पुनर्जागरण से विवेकवाद और धर्म सुधार आंदोलन से धर्म और राजनीति का पृथक्करण के जो तत्व हैं, वे आधुनिक राजनीति शास्त्र में भी ग्रहण कर लिए गए हैं और जिन्हें वैज्ञानिकता तथा धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बढ़ावा दिया गया है। किंतु इन आंदोलनों से उद्भूत अन्य तत्वों को कम महत्व मिल पाया है। इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति से पूंजीवाद के अस्वाभाविक मिश्रण ने जिस उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के लिए पृष्ठभूमि तैयार किया था और जिसके बारे में पहले कुछ संस्थाओं का नाम लेकर के आपको बता रहा था, कार्नेगी, रॉकफेलर, फोर्ड इत्यादि जो संस्थाएं हैं, उन्होंने इसी को आपस में जोड़कर एक प्रवृत्ति, एक मनोविज्ञान, एक अध्ययन की पद्धति को विकसित करने का उद्देश्य रखा और उसी उद्देश्य को पश्चिम में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। अब हम यदि आएँ कि भारत में आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र के अध्ययन की शुरुआत किस प्रकार से हुई है, तो इस पर हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में भारत में विकसित होने वाले राजनीति शास्त्र की यह विडंबना है कि इसने उस प्रभाव में अपना जड़ जमाना आरंभ किया जो स्वयं आज उत्तर आधुनिकतावाद, नारीवाद, उत्तर संरचनावाद जैसे कम प्रभावी किंतु सशक्त विरोधों के सामने कमज़ोर साबित होता जा रहा है। मैं यह कह रहा हूँ कि भारत में जब राजनीति शास्त्र को एक विषय के रूप में आधुनिक काल में पढ़ाने की शुरुआत हो रही थी, तब पश्चिम में जिन चिंतन का, जिन सिद्धांतों का, नए सिद्धांतों का, विचारों का उदय हो रहा था, उस समय हम लोग भारत में उस राजनीति शास्त्र को पढ़ाने की शुरुआत किए हुए थे जो फ्रांसिस लाइबर ने 1857 ईस्वी के आसपास यूरोप में किया था। मतलब हम भारत में राजनीति शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में यूरोप से लगभग एक शताब्दी का फासला रखते हैं। हालांकि आगे चलकर इस फासले को बहुत तेज़ी से हम लोगों ने दूर करने का
कोशिश किया है। खैर, आइए अपने विषय पर वापस लौट करके आते हैं। भारतवर्ष में आधुनिक काल में एक स्वतंत्र विषय के रूप में राजनीति शास्त्र विभाग की सर्वप्रथम स्थापना लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 ईस्वी में की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1922 एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1929 ईस्वी में पृथक रूप से राजनीति शास्त्र विभाग की स्थापना हुई और इसके बाद अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों में इस विषय का प्रचार प्रसार हुआ। राजनीति विज्ञान के शिक्षण प्रशिक्षण की जो व्यवस्था एवं स्वरूप आज भारतवर्ष में है, उसने मैकेंजी के उस सर्वेक्षण को सत्य साबित कर दिया है कि भारतीय विश्वविद्यालयों पर इंग्लिश विश्वविद्यालयों का, विशेषकर लंदन विश्वविद्यालय का व्यापक प्रभाव है। और यहाँ यह बताना आवश्यक है कि मैकेंजी ने 1970 ईस्वी में द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस टुडे नामक किताब लिखा था। 1970 में लिखा था, मैं पहले भी कहा। और 1970 में मैकेंजी ने यह भविष्यवाणी किया है कि आने वाले समय में भारत में राजनीति शास्त्र की अध्ययन की जो परिपाटी है उसमें ब्रिटिश प्रभाव कम हो जाएगा और अमेरिकी प्रभाव बढ़ जाएगा। जबकि यह शीत युद्ध वाला समय था और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत की सोवियत संघ से मैत्री भी थी, फिर भी 1970 में ही मैकेंजी ने इस तथ्य को देख लिया था कि भारत में राजनीति शास्त्र के अध्ययन की जो व्यवस्था है, रूपरेखा है, योजना है, अंततः उसमें अमेरिकी प्रभाव बढ़ जाएगा। और हम देखते हैं कि हम वास्तव में मैकेंजी के कथन को सत्य साबित कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ आकर के हमारे आज के बातचीत को पूरा हो जाना चाहिए, किंतु इसके आगे मैं यह कहना चाहूँगा कि आज भारत में राजनीति शास्त्र के अध्ययन की जो अवस्था है उसमें दो गंभीर कमियां हैं और उन कमियों को हम लोगों को मिलकर और आने वाली पीढ़ी को मिलकर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आए दिन आप सुनते हैं और आपके मन में भी यह उत्कंठा होगी कि भारत एक जीवित सभ्यता है और एक जीवित सभ्यता के रूप में भारत की निरंतरता बहुत व्यापक है और भारत में राजनीति शास्त्र के अध्ययन की जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन है वह भी बहुत लंबी रही है। इस सत्य के होने के बावजूद हम लोगों ने भारतीय नज़रिए से, भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय समाज और भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास, कोई ठोस प्रयास अब तक नहीं किया है। हम लोग अभी भी भारतीय समाज को और भारतीय राजनीति को समझने के लिए यूरोप की भाषा, यूरोप के तकनीक और यूरोप की अवधारणाओं का ही प्रयोग करते हैं। एक तो यह कमी है और इस कमी को दूर किए बिना हम भारत में राजनीति शास्त्र को कम से कम अमेरिका और यूरोप के राजनीति शास्त्र के समक्ष खड़ा नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो कमी भारत में रही है राजनीति शास्त्र के अध्ययन में, और जो अध्ययन की पूरी व्यवस्था की गई है, सरकारी गैर सरकारी व्यवस्था, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें दूसरी कमी यह है कि भारत में जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन है वह अध्ययन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य विकसित कर पाने में उतना सफल नहीं हुआ है जितना कि यह अधिक से अधिक व्यवहारवादी अध्ययन करने में, फील्ड वर्क करने में रुचि लेता रहा है। जब तक हम
अध्ययन के लिए थ्योरेटिकल टूल डेवलप नहीं कर लेते हैं, तब तक वास्तव में हम फील्ड वर्क के माध्यम से भी किसी ऐसे अध्ययन को सामने नहीं ला सकते हैं जो बहुत दिनों तक स्वीकार्य हो, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव दिखाई पड़े और जो एक लंबे समय तक अपनी उपयोगिता को साबित कर सके। होता यह है कि पश्चिम में यदि कोई अवधारणा विकसित हो जाती है, कोई विचारधारा यदि प्रतिपादित हो जाती है, तो भारत में राजनीति शास्त्री और जो अन्य समाज विज्ञानी हैं वे भी बस यह बताने की कोशिश में लग जाते हैं कि भारत में भी यह विधा पहले से ही रही है। उदाहरण के तौर पर जब उत्तर आधुनिकतावाद का आगमन हुआ तो भारत से यह कहा जाने लगा कि अरे यह सिद्धांत तो हमारे पास स्यादवाद के रूप में, क्षणिकवाद के रूप में पहले से ही रहा है। जब नारीवाद की उत्पत्ति पश्चिम में हुई तो हम लोगों ने द्रौपदी के आख्यानों के माध्यम से यह स्थापित करना शुरू कर दिया कि नारीवाद भी हम लोगों के पास रहा है। वास्तव में ऐसा करना अपने समाज को, अपनी परंपरा को ठीक से नहीं समझना है, और कई बार जब हम ऐसा करते हैं तो अपनी महानता को कम कर देते हैं। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग मिलकर इन विषयों पर कुछ काम कर सकेंगे। आप सब ने हमारी बातचीत को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका मैं फिर से वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।